नमस्कार दोस्तों, हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं। पाषाण काल की शुरुआत हम लोग कर चुके हैं। अभी तक हम लोगों ने इतिहास के अध्ययन के क्रम में पूरा पाषाण काल का अध्ययन संपूर्ण रूप से किया था। आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल की स्टडी करेंगे और इनमें डिटेल्स में देखेंगे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप एक एक चीज़ को बहुत आराम से समझने की कोशिश करिए। हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मध्य पाषाण काल की बात आती है तो इसको इंग्लिश में आप मेसोलिथिक पीरियड कहते हैं। इतिहास में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पेस है, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान है। अगर इसके टाइम पीरियड की बात करें तो 10,000 से लेके 4,000 ईसा पूर्व तक के समय को 4,000 ईसा पूर्व तक के समय को मध्य पाषाण काल कहा जाता है, मेसोलिथिक एज कहा जाता है। इसका टाइम यही है। ये मध्य पाषाण काल संक्रमण काल के तौर पर भी देखा जाता है, क्योंकि ये पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का समय है, बीच के संक्रमण का समय है। इसकी जानकारी भारत में सबसे पहले 1857 में एक अंग्रेज अधिकारी थे सी एल कार्लाइज। जब वो विंध्यन क्षेत्र में पूरा पाषाणिक उपकरणों का अध्ययन कर रहे थे, खुदाई कर रहे थे, तो उन्हें कुछ नए तरह के उपकरण मिले, तो उन्होंने ही इसको मध्य पाषाणिक उपकरण कहा। तो इसकी जानकारी का स्रोत सबसे पहले किसने पता लगाया था? सी एल कार्लाइज, ठीक है। कब पता लगाया था? 1857 ईस्वी में लगाया था। और कहाँ लगाया था? विंध्यन क्षेत्र में, जब वो उच्च पूरा पाषाण काल के उपकरणों की खोज कर रहे थे, तो उन्होंने नए तरीके उपकरण मिले जिनको उन्होंने मध्य पाषाणिक उपकरण नाम दिया था। जैसा कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, हमेशा निरंतरता और परिवर्तन को ध्यान में रख के पढ़ते हैं। तो इस काल में निरंतरता क्या थी? पहले की तरह ही मानव खाद्य संग्राहक था। खाद्य संग्राहक का अर्थ है वो कंदमूल का संग्रह करता था और उन्हीं को खाता था। बर्बर था, कोई अस्थायी निवास नहीं था, ना ही कोई सभ्यता का विकास हुआ था। और आप देखेंगे कि ग्रुप में वो लोग एक स्थान पर दूसरे स्थान पर जाते रहते थे, ठीक है। इस समय परिवर्तन सबसे इम्पोर्टेंट है। मध्य पाषाण काल में जो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है, इस काल का परिवर्तन, सबसे बड़ा परिवर्तन जलवायु में हुआ। मध्य पाषाण काल यानी मेसोलिथिक एज में इतिहास के क्रम में सबसे ज़्यादा जो चेंजेस हुआ हम लोगों को ध्यान में रखना है, वो जलवायु परिवर्तन हुआ। पहले क्या था? बहुत अधिक बर्फ जमी थी पृथ्वी पर, और बर्फ के जमे होने से वनस्पतियों का विकास नहीं हो पाया था, और बहुत अधिक आप देखेंगे कि पशु पक्षियों का विकास नहीं हो पाया था। लेकिन यही वो समय है जब जलवायु परिवर्तन होता है। जलवायु परिवर्तन होने से शुष्कता बढ़ती है, गर्मी बढ़ती है। वातावरण में गर्मी बढ़ने से जो ग्लेशियर्स थे, जो बर्फ़ थे, वो पिघलने लगते हैं। बर्फ़ के पिघलने से आप देखेंगे कि पानी का बहना आरंभ होता है, नदियों का जन्म होता है, और धीरे धीरे इससे जीवन का और विस्तार होता है। जंगली जानवर, पेड़ पौधे सबकी वृद्धि होती है, वृद्धि होने लगती है। चूँकि आप देखेंगे बर्फ़ पिघलने लगे तो ज़मीनें और भी मिलने लगी, तो घास भूमियों का विकास हुआ। घास भूमियाँ, जंगल भी धीरे धीरे साफ होने लगे। जंगलों के साफ होने से आसपास के जो पशु पक्षी थे, उनकी संख्या तेज़ी से बढ़ने लगी। तो यही वो समय था। इस परिवर्तन का परिणाम क्या हुआ कि मनुष्य सबसे पहले पशुपालन की शुरुआत की। तो याद रखिएगा, वो पहला समय कौन था जब मनुष्य ने पशुपालन की शुरुआत की? तो आप बताएंगे मध्य पाषाण काल था। मध्य पाषाण काल में ही मानव ने सबसे पहले पशुपालन की शुरुआत की थी। कहा जाता है कि पहला पशु कुत्ता था। कुत्ता इसलिए लोग पालना शुरू किए क्योंकि शिकार करने में सहायता करता था, जंगली जानवरों को पकड़ने में, हिरन को पकड़ने में और भेड़ों को पकड़ने में सहायता करता था। और इसी काल में उन लोगों ने मवेशियों को पालना शुरू किया, जैसे में भेड़ बकरी, इन सब को पालना शुरू किया था। अभी भी मानव गाय का पालन नहीं करता था, सिर्फ भेड़ बकरी ऐसे जानवरों का पालन करता था। आप देखेंगे नव पाषाण काल में जाके
गाय के पालन का भी प्रमाण मिलने लगता है। तो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है कि पशुपालन का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिला है। तो दो ऐसे स्थान हैं जहाँ पशुपालन का प्राचीनतम प्रमाण मिला है। पहला है आदमगढ़, जो कि एमपी में स्थित है। आदमगढ़ कहाँ स्थित है? होशंगाबाद जिला, एमपी। यहाँ पर पशुपालन का प्राचीनतम प्रमाण मिला है। और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के एक बहुत ही फेमस स्थल है बागौर। बागौर कहाँ है? राजस्थान में है, भीलवाड़ा में। ठीक है, तो यहाँ पर भी बड़ी मात्रा में पशुपालन के भी प्रमाण मिले हैं और बड़ी मात्रा में सूक्ष्म उपकरण भी मिले हैं यहीं से, बागौर से ही। एक चीज़ बागौर के बारे में हम लोगों को ध्यान में रखनी होगी, मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल भारत का बागौर ही है, जहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत अधिक सूक्ष्म उपकरणों का भी प्रमाण मिला है और पशुपालन का भी प्रमाण मिला है। तो दो प्लेस याद रखना है आपको, आदमगढ़ जो कि एमपी में स्थित है और दूसरा है बागौर जो कि राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। बागौर से पशुपालन का सबसे प्राचीनतम प्रमाण मिलता है। ओके, अब और भी क्या परिवर्तन हुआ मध्य पाषाण काल में हम लोग देखेंगे। दूसरा सबसे बड़ा परिवर्तन इस समय हुआ वो था माइक्रोलिथ उपकरणों का प्रयोग। इस काल का सबसे विशिष्ट उपकरण है। माइक्रोलिथ उपकरण क्या होता है? ये अब सूक्ष्म उपकरण हो गए, नुकीले उपकरण बनाने लगा मनुष्य। अब इस तरह के नुकीले उपकरणों का निर्माण करने लगा, ऐसे उपकरणों का। तो इसी को माइक्रोलिथ कहते थे। एक तरीके से तीर का आविष्कार आरंभ हुआ, जिसको आप तीर कहते हैं। ठीक है, तो निर्माण तकनीक में भारी परिवर्तन हुआ। पहले पत्थरों को घिस करके हथियार बनाते थे, रगड़ के हथियार बनाते थे, लेकिन अब बहुत अधिक रिफाइन करने लगे उसको और माइक्रोलिथ सूक्ष्म नुकीले हथियार बनाना शुरू किए। तो इस तरह से मानव में ये पहली बार आप देखेंगे कि प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास का यहाँ पर आरंभ आप कह सकते हैं, यहाँ पर माना जा सकता है, क्योंकि आगे चल के इसी से वो लोग तीर का विकास करना सीख लेते हैं। ठीक है, अब दूसरा सबसे बड़ा उपयोग क्या हुआ? ये जो सूक्ष्म उपकरण बनाते थे उसमें ये लोग हत्थे का उपयोग भी करने लगे, जिससे कि जानवरों का शिकार करना आसान हो गया था। ये तो हम लोग दो चेंजेस देखे। सबसे बड़ा कि पशुपालन का शुरुआत हो गई, दूसरा माइक्रोलिथ उपकरणों का उपयोग करने लगा। मध्य पाषाण काल की बात हम लोग कर रहे हैं। और तीसरा सबसे बड़ा जो परिवर्तन हुआ, इसी काल में अस्थि पंजर का मिलना आरंभ होता, यानी अब मृतकों को पूरा विधि संगत दफनाने का प्रमाण मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, मृतकों को दफनाने का प्रमाण सबसे पहले मध्य पाषाण काल में ही मिलता है। इससे पहले भी तो मिले हैं, लेकिन वो प्राचीनतम पूरा तात्विक अवशेष हैं, अस्थि पंजर नहीं मिले थे जिसका अध्ययन वैज्ञानिक लोग अच्छे से कर सके। लेकिन वो पहला समय था जब अस्थि पंजर भी स्पष्ट रूप से मिलने लगा था। वो कौन था समय? मध्य पाषाण काल का समय ही था। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात क्या थी? बहुत से ऐसे स्थल मिले हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, मध्य पाषाणिक, जो जहाँ पर इस तरह के अस्थि पंजर मिले हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से वो स्थल हैं जहाँ पर इस तरह के अस्थि पंजर मिले हैं। तो सबसे पहला स्थल क्या है हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे प्रमुख स्थल है सराय नाहर राय। सराय नाहर राय इलाहाबाद क्षेत्र में स्थित है। इस क्षेत्र का उत्खनन सराय नाहर राय का जी.आर. शर्मा ने किया था। ठीक है, सराय नाहर राय कहाँ स्थित है? यूपी के प्रयागराज क्षेत्र में, इलाहाबाद क्षेत्र में स्थित है और इसका उत्खनन करने का काम जी.आर. शर्मा ने किया था। सराय नाहर राय से ही 15 कब्रें मिली हैं और यहाँ की विशेषता क्या है? सराय नाहर राय की कंकाल के साथ अंत्येष्ट सामग्री भी दफनाने का प्रमाण मिला है, यानी मृतकों के साथ उन कुछ सामग्रियाँ, जैसे उनके साथ जो यूज़ करते थे बर्तन और जो हड्डियाँ, इस तरह के अंत्येष्ट सामग्री, उनके साथ कुछ बर्तन मिले हैं, रखा गया है। ठीक है, सराय नाहर राय की विशेषता। दूसरा प्रमुख स्थल है महदहा। यूपी के प्रतापगढ़ में ही स्थित है महदहा।
महदहा से कुल 28 कब्रें मिली हैं। महदहा कहाँ स्थित है? यूपी के प्रतापगढ़ में 28 कब्रें। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ही पूछा जाता है ना, युगल समाधान का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो आप बताएंगे महदहा से मिला है। 28 कब्रें में से 2 कब्रों में युगल समाधान मिला है, यानी एक ही कब्र में 2-2 अस्थि पंजर का प्रमाण मिला है। यहाँ पर ही हड्डियों से निर्मित आभूषण का प्रमाण मिला है। जो कंकाल मिले हैं, 2 ऐसे कब्र मिली हैं जहाँ 2-2 कंकाल हैं, यानी युगल समाधान हो गया। और इन कंकालों के गर्दन में आभूषण है। आभूषण कैसा है? हिरन की सींग से बना अंगूठी व कुंडल, कान में जो पहना जाता है, ये यहाँ पर मिले हैं। हिरन की सींग से बना हुआ मुद्रिका व कुंडल का प्रमाण महदहा से मिला है। तो परीक्षा में पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन आभूषण का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो आप बताएंगे महदहा से, और युगल समाधान भी महदहा से ही मिला, यूपी के। और तीसरा प्रमुख स्थल यूपी का ही है दमदमा, जो प्रतापगढ़ से थोड़े से ही दूरी पर है। यहाँ से 41 कब्रें मिली हैं, जिसमें 4 कब्रों में युगल समाधान की विधि है और एक कब्र में 3-3 शवों को दफनाने का प्रमाण मिला है। तो आप देखेंगे युगल समाधान की विधि दमदमा और महदहा दोनों से मिलती है, लेकिन दमदमा से यूपी के सबसे ज़्यादा कब्रें भी मिलती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और चौथा प्रमुख स्थल लांगनाज है। मध्य पाषाण का चौथा प्रमुख स्थल लांगनाज है, जो कि गुजरात में स्थित है। ठीक है, यहाँ 14 कब्रें मिली हैं। यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? जो कंकाल हैं उनके पैर जो है मुड़े हुए मिले हैं, यानी वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ पर ऐसा सिस्टम हो सकता है, ऐसी रिवाज हो सकती है कि पैरों को मोड़कर दफनाने का प्रमाण मिला है। तो इस तरह के कंकाल मिले हैं, पैरों को मोड़कर दफनाने का प्रमाण। तो आप देखेंगे कि शुरू में जो सराय नहराय, महदहा, दमदमा, यानी यूपी में जो समाधान विधि थी, दफनाने की विधि थी, उस समय जो मृतक थे उनका सिर पश्चिम की तरफ है, पश्चिम और पूरब, और पैर पूरब की तरफ है। इस तरह से दफनाया जाता था, पूरब पश्चिम। ठीक है, लेकिन गुजरात में जो दफनाने की विधि थी, यहाँ पर पैर यहाँ पर आप देखेंगे पश्चिम में है। ठीक है, उल्टा, एकदम उल्टा दफनाने की विधि है। पैर यहाँ पर पश्चिम में है, सिर पूरब में है। ठीक है, तो इस दफनाने की विधि में थोड़ा सा अंतर है। तो इस तरह से हम लोग मध्य पाषाण काल के बारे में देखें। यहाँ पर प्रमुख चेंजेस क्या क्या थे, हम लोग उसको देख लेते हैं। मध्य पाषाण काल मानव के विकास में बहुत ज़्यादा परिवर्तन करता है। आप बताएंगे जलवायु परिवर्तन हुआ, जलवायु परिवर्तन से भूमि साफ हुई, जंगल साफ हुए, नदियों का निर्माण हुआ, तालाबों का निर्माण हुआ, घास भूमि का निर्माण हुआ, बहुत ज़्यादा पशुओं की संख्या में वृद्धि हुई। तो यही वो समय था जब मनुष्य पशुपालन करना आरंभ करता है। सबसे पहले आप देखेंगे कि सबसे पहले मनुष्यों ने कुत्ते का पालन करना आरंभ किया, जो कि उनके साथ उनके घर परिवार की रखवाली भी करता था और शिकार में भी सहायता करता था। इसके बाद उन्होंने भेड़ बकरियों का पालन शुरू किया, जिसका वो आप देखेंगे कि मांस खाया करते थे। ठीक है, पशुपालन का प्राचीनतम प्रमाण आदमगढ़ से, जो कि एमपी में स्थित है, बागौर से मिला है। बागौर ही मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, तो पहला सबसे बड़ा परिवर्तन यहाँ पर देखा आपने जलवायु, इससे पशुपालन की शुरुआत हुई। उपकरणों में भी चेंजेस आए। अब मानव माइक्रोलिथ उपकरण बनाने लगा, यानी तीर की तरह के उपकरण। आगे इसी को आप प्रक्षेपास्त्र तकनीक कहते हैं, मिसाइल टेक्निक जिसको आप कहते हैं, और हथियारों में हत्थे का उपयोग उसने करना आरंभ किया। ठीक है, यही वो काल था जब मृतकों के दफनाने का भी प्रमाण मिलता है, यानी स्पष्ट रूप से अस्थि पंजर के प्रमाण मिलना शुरू हो जाते हैं। 3 आपने बहुत बड़े बड़े चेंजेस देखे मध्य पाषाण काल में। ठीक है, अब कुछ हम लोग प्रमुख स्थलों को देखे थे मध्य पाषाण काल के, जैसे सराय नहराय,
सराय नाहरराय यूपी में स्थित है, इलाहाबाद क्षेत्र में। इसका उत्खनन जी.आर. शर्मा ने किया था। यहाँ से कंकाल के साथ अंत्येष्ट सामग्री मिली है। महदहा की बात करें, प्रतापगढ़ में स्थित है और ये यहाँ से 28 कब्रें मिली हैं और यहाँ से युगल समाधान की प्रमाण मिला है। यहीं से ही शवों के साथ आभूषण के प्रमाण भी मिले हैं जो हिरण की हड्डी के बने हैं। कौन कौन से आभूषण थे? अंगूठी थी, मुद्रिका और कुंडल। और प्रमुख स्थल दमदमा भी है जो महदहा से 5 किलोमीटर दूर पर ही स्थित है। यहाँ से सबसे अधिक कब्रें मिली हैं 41 और यहाँ से एक कब्र में 3-3 शवों को दफनाने का प्रमाण मिला है। और अंतिम जो प्रमुख स्थल है वो लांघनाज है, गुजरात में स्थित है। यहाँ से पैरों को मोड़कर दफनाने का प्रमाण मिला है। पैरों को मोड़कर, लांघनाज में पैरों को मोड़कर दफनाने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग मध्य पाषाण काल को समझने की कोशिश करते हैं। आगे हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे नव पाषाण काल, जो कि मानव के विकास के सबसे क्रांतिकारी समय में से एक माना जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग नव पाषाण काल। नव पाषाण काल, इसी के बारे में हम लोग डिटेल्स में यहाँ पर पढ़ेंगे। नव पाषाण काल को नियोलिथिक एज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका समय अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है। विश्व स्तर पर इसके समय की बात करिए तो वो थोड़ा पहले शुरू हो जाता है, 9000 ईसा पूर्व के आसपास से ही। भारत में इसके प्रमाण 7000 ईसा पूर्व के आसपास मिलना शुरू होते हैं। 7000 से 1000 ईसा पूर्व के समय को हम लोग नव पाषाण काल के नाम से जानते हैं। ये मानव के विकास का सबसे क्रांतिकारी समय था। अगर ये नव पाषाण काल में जो विकास नहीं होते तो आज की सभ्यता का भी विकास नहीं होता। तो ऐसा क्या था, ऐसा क्या विकास हुआ नव पाषाण काल में? तो हम लोग यहाँ पर उसी चीज़ को देखेंगे। ये यही काल था जब मानव ने खेती करना आरंभ किया, कृषि करना आरंभ किया था। तो यही मानव के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, खेती की खोज, कृषि की खोज। ठीक है, तो मानव ने खेती करना सबसे पहले नव पाषाण काल में आरंभ किया था। प्राचीनतम प्रमाण पहले के खोजों में मेहरगढ़ को कहा जाता था, जो कि बलूचिस्तान में स्थित है। मेहरगढ़ से गेहूं और जौ के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, लेकिन नवीन खोजों के बाद प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य, प्राचीनतम खेती का साक्ष्य लहुरा देव से मिला है। यूपी के संत कबीर नगर में स्थित है आपका लहुरा देव। यहाँ से आप देखेंगे कि बलूचिस्तान से 7000 ईसा पूर्व के आसपास के प्रमाण मिले हैं मेहरगढ़ से। तो वहीं लहुरा देव से और भी प्राचीन प्रमाण 9000 से 7000 ईसा पूर्व के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से चावल की भूसी का प्रमाण मिला है लहुरा देव से। ठीक है, तो अगर परीक्षा में आपको मेहरगढ़ और लहुरा देव दोनों आ जाए तो आप लहुरा देव को टिक करेंगे। अगर लहुरा देव नहीं हो तो मेहरगढ़ को टिक करेंगे, क्योंकि अब नवीनतम खोज से लहुरा देव, पुरानी किताबों में देखेंगे तो मेहरगढ़ को ही कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य के रूप में माना गया था। ठीक है, अब एक और स्थल है कोल्डीवा। कोल्डीवा इलाहाबाद यानी प्रयागराज के आसपास गंगा घाटी में स्थित है। यहाँ से चावल के भी प्राचीनतम नहीं कर सकते, प्राचीन प्रमाण मिला है लगभग 6500 ईसा पूर्व के आसपास का। ठीक है, ये प्रमुख स्थल हैं, याद रखिएगा। कोल्डीवा हो गया, मेहरगढ़ बलूचिस्तान में स्थित है, और लहुरा देव यूपी के संत कबीर नगर में स्थित है। लहुरा देव बहुत फेमस है, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसमें और भी क्या क्या चेंजेस हुए, ऐसा माना जाता है। बहुत सी किताबों में दोस्तों अलग अलग है कि मानव द्वारा पैदा किया गया प्राचीनतम अन्न कौन सा है। बहुत सी किताबों में चावल और बहुत सी किताबों में जौ लिखा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सबसे प्राचीनतम जो फसल मानव ने खोज की थी वो चावल ही था। ठीक है, अब इसी काल में कुंभकारी व्यवसाय का आरंभ होता है, यानी बर्तन बनाना। ये अपने आप में भी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। मृदभांड बनाना, मिट्टी के जो बर्तन हैं उन्हीं को मृदभांड कहा जाता है, मृदभांड। तो इस समय के जो मृदभांड थे उनका रंग लाल, काला और धूसर रंग का था, ग्रे मैटर। ठीक है, ग्रे कलर। ठीक है, और जो कुंभकार थे, कुंभकारी व्यवसाय था, शुरू में हाथ से ही लोग उपकरण बनाते थे, बाद में आप देखेंगे कि चाक से बनाने लगे थे।
चाक से उपकरण बनाते से धीरे धीरे पहियों का आविष्कार हुआ। फिर मानव ने इसी की सहायता से आप देखेंगे कि बैलगाड़ी का भी विकास करना शुरू किया था। ठीक है, तो एक एक तकनीकी बदलाव जैसे जैसे होते हैं तो उस बदलाव के आधारित और भी बदलाव धीरे धीरे होने लगते हैं। क्योंकि इसी काल में खेती करना आरंभ हुआ तो जाहिर सी बात है बढ़ईगिरी का काम भी आरंभ हो जाता। बढ़ईगिरी का मतलब जो कृषि के उपकरण बनाने लगते शुरू होते हैं, जैसे में आप देखेंगे कि लकड़ी के हल बनाना और जो उसमें कृषि के उपकरण जैसे कुदाल हो गया, फावड़ा हो गया, तो इसी समय आप देखेंगे नवपाषाण काल में इंसानों ने करना शुरू कर किया है था। तो बढ़ईगिरी यानी कारपेंटरी का व्यवसाय नवपाषाण काल की एक प्रमुख विशेषता रही है। इन चीज को आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, तो इतनी बड़ी खोजें के बाद अब क्या हुआ, खेती करना आरंभ हुआ तो सुनिश्चित खाद्य उत्पादन आरंभ हो गया। एक अब मानव को भटकना नहीं पड़ता था शिकार करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह पर, एक जगह रुकना शुरू किया खेती करने के लिए। क्योंकि आपने पढ़ा था मध्य पाषाण काल में बर्फ पिघलते हैं तो नदियों का निर्माण होता है, पानी बहते हैं, पानी से कृषि जल की व्यवस्था हो जाती है। तो जल से कृषि का शुरुआत होता है, कृषि से जो है खाद्यान्न उत्पादन शुरू हो जाता है। क्योंकि खेती करने के लिए आपको एक जगह रुकना पड़ेगा, 2-3 महीने 4 महीने रुकना पड़ेगा। तो जब मानव एक जगह रुकने लगा तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि सामाजिक संबंधों का विकास होता है, मित्रता बढ़ती है, रिलेशंस बढ़ते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, खाद्यान्न उत्पादन बढ़ गया, अब खतरे भी कम हो गए, तो जनसंख्या में वृद्धि हुई। जनसंख्या में वृद्धि हुई तो मानव का निवास अब अस्थायी हो गया, स्थायी जिसको आप बोलते हैं परमानेंट। मध्य पाषाण काल तक तो वो घुमक्कड़ ही था, लेकिन अब पहली बार नवपाषाण काल में मानव अस्थायी हो गया। अस्थायी होने से आप देखेंगे कि किस तरह से सांस्कृतिक और वैज्ञानिक विकास आगे बहुत तेजी से होता है। फिर जनसंख्या चूंकि बढ़ी तो आप देखेंगे कि गांव का विकास हो गया। ठीक है, गांव का विकास भारत में सबसे पहले नवपाषाण काल में होता है। तो बस्ती जो गांव की बस्ती का प्रमाण नवपाषाण काल में ही भारत में मिलना शुरू होता है। तो सबसे प्राचीनतम बस्ती मेहरगढ़ से ही मिली है। ठीक है, तो नवपाषाण काल में आप देखेंगे भौतिक प्रगति मानव ने बहुत ज़्यादा की और अन्य भी प्रगति हुई जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग देखेंगे। यही समय था जब मानव ने पालिशदार हत्थेदार कुल्हाड़ी का उपयोग करने लगा। अब वो धीरे धीरे अपने कुल्हाड़ियों पर पॉलिश करना आरंभ करता है, उसको और बेहतर और चमकदार बनाना आरंभ करता है। और जो डे टू डे एक्टिविटी में, जो डेली एक्टिविटीज़ में उपकरण यूज होते हैं, सबसे पहले सिलबट्टा, ओखली, मूसल, हथौड़ा, इन सब का प्राचीनतम जो प्रमाण है वो नवपाषाण काल का ही है। तो ऐसा माना जाता है कि मानव ने सबसे पहले डेली यूज़ के लिए सिलबट्टा, ओखली, मूसल, हथौड़ा, इन सब का यूज़ नवपाषाण काल में ही करना शुरू होता है। तो यही समय था जब पशुपालन में भी वृद्धि होती, चूँकि खेती करना शुरू करता है तो आप देखेंगे उसके पास उत्पादन भी बढ़ जाता है, एक जगह रहता है तो पशुपालन बढ़ता है। तो इसी समय आप देखेंगे गाय बैल इन सब का पालन करना शुरू करता है। घोड़े का पालन करता था कि नहीं, इसके बारे में आप देखेंगे विद्वानों में मतभेद है, तो उसके बारे में हम लोग अभी क्लियर नहीं कर पाएंगे, डिटेल्स नहीं पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, अब यही समय था जब मानव ने अग्नि का उपयोग भोजन पकाने में किया। अभी तक अग्नि का प्रयोग सिर्फ सुरक्षा के लिए, प्रकाश के लिए करता था, लेकिन अब पहला समय था मानव अब भोजन को पका के खाने लगा और इससे भोजन का स्वाद और ज़्यादा बढ़ गया। और आप देखेंगे कि इससे उनके स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ और जनसंख्या में भी तेजी से वृद्धि होने लगती है। नवपाषाण काल में ही अंतिम चरण में, बहुत ही लास्ट में आप देखेंगे जब नवपाषाण का अंतिम चरण होता है तो मानव ने सबसे पहले धातु का उपयोग करना शुरू करता है। पहली धातु तांबा थी। ठीक है, तो इसी तांबे के उपयोग करने के कारण ही ताम्रपाषाण काल का विकास होता है। फिर मानव ने क्या किया, तांबे में टिन मिलाना आरंभ किया। तांबा प्लस टिन, तांबे को टिन से मिलाने से उन्होंने ब्रोंज बनाना शुरू किया, कांसा जिसको आप बोलते हैं। तांबे को जब टिन से मिलाएंगे तो कांसा बनेगा। तो ताम्रकाल के बाद कांस्य युग आरंभ होता है। ठीक है,
कांसे के बाद मानव ने लोहे का आविष्कार किया। भारत में लोहे का प्रमाण, याद रखिएगा, 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे के प्रमाण भी मिलना आरंभ हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रगति को देख के एक अंग्रेज विद्वान है, उनका नाम है गार्डन चाइल्ड। उन्होंने नवपाषाण काल की क्रांति को, नवपाषाण काल की संस्कृति को नवपाषाण काल की क्रांति कहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे नवपाषाण काल मानव के विकास की बहुत बड़ी, आप देखेंगे, उपलब्धि रही है। एक बार हम लोग फिर देख लेते हैं कि मानव ने नवपाषाण काल में किस तरह की प्रगति की। ठीक है, नवपाषाण काल हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों। नवपाषाण काल को न्योलिथिक एज भी कहते हैं। इसका समय अलग अलग है। विश्व स्तर पर 9000 ईसा पूर्व, भारत में 7000 ईसा पूर्व के आसपास इसकी शुरुआत मानी जाती है। ये मानव के इतिहास का सबसे क्रांतिकारी समय माना जाता है, क्योंकि इसी समय मानव ने सबसे पहले खेती करना आरंभ किया। आपने पढ़ा कि मध्यपाषाण काल में बहुत अधिक भूमियाँ खाली हो गईं, क्योंकि बर्फ पिघला था। भूमियों का निर्माण होता है, पशुपालन भी शुरू हो जाता है। तो इसी समय मानव कृषि करना भी थोड़े समय बाद, मतलब मध्यपाषाण के बाद नवपाषाण जब आता है तो खेती करना आरंभ करता है। खेती का प्राचीनतम प्रमाण मेहरगढ़ और लहुरादेव है। लहुरादेव नवीनतम खोज के तहत है, तो लहुरादेव मेहरगढ़ से भी पुराना है। तो अगर दोनों विकल्पों में से दोनों विकल्प आ जाए तो लहुरादेव को बताएंगे, लहुरादेव नहीं रहेगा तो मेहरगढ़ को आप बताएंगे। मेहरगढ़ बलूचिस्तान और लहुरादेव यूपी के संत कबीर नगर स्थित में है। लहुरादेव से चावल का प्राचीनतम प्रमाण मिला है और गेहूं का प्राचीनतम प्रमाण मेहरगढ़ से मिला है। तो अगर इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाए कि चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो आप लहुरादेव बताएंगे। अगर लहुरादेव ना हो तो कोल्डिवा बताएंगे। ठीक है, चावल का प्राचीनतम प्रमाण भारत में कोल्डिवा में मिला है, अगर लहुरादेव विकल्प न हो तब। लहुरादेव से पहले कोल्डिवा को ही माना जाता था, फिर नवीनतम खोज हुई तो लहुरादेव से ही चावल का प्राचीनतम प्रमाण मिला है। लेकिन गेहूं का प्राचीनतम प्रमाण मेहरगढ़ से मिला है, गेहूं और जौ का, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। चावल का प्राचीनतम प्रमाण लहुरादेव से, गेहूं का प्राचीनतम प्रमाण मेहरगढ़ से, गेहूं और जौ का। अब नवपाषाण काल में ही कुंभकारी व्यवसाय का आरंभ होता है। कुंभकारी यानी मिट्टी का बर्तन बनाना। सबसे पहले मानव ने हाथ से मिट्टी के बर्तन बनाए, उसके बाद चाक से मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू हुआ। चूँकि चाक पहिए पर मिट्टी के बर्तन बनाता था, तो यहीं से धीरे धीरे बैलगाड़ी का विकास करना उसने सीख लिया था। आरंभिक मृदभांड लाल, काले और धूसर कलर के थे, ग्रे कलर के थे। यही समय था जब मानव ने बढ़ईगिरी का काम भी करना सीख लिया था। बढ़ईगिरी में मुख्य रूप से कृषि उपकरण बनाए जाते थे। कृषि उपकरण यानी हल, कुदाल, फावड़ा, यही सब मानव ने बनना शुरू कर। ठीक है, तो आप देखेंगे इन सब परिवर्तनों से, चूंकि खाद्य उत्पादन अब होने लगा था, सामाजिक संबंधों का विकास होने लगा था, तो बहुत तेजी से जनसंख्या वृद्धि होती है। इतिहास में वो पहला समय माना जाता है नवपाषाण काल, जब जनसंख्या की वृद्धि तेजी से होती है। तो मानव का निवास अस्थायी हो गया था, यानी बड़े बड़े गांव बसने शुरू हो गए। तो भारत में जो गांव की बस्ती का प्रमाण मिला है, वो नवपाषाण काल का ही बस्ती का प्रमाण मिलना शुरू होता है। और भी मानव ने इस काल में बहुत सी भौतिक प्रगति की। हमने देखा कि पालिशदार हथियार उपकरण बनाने लगे, जैसे कुल्हाड़ी। डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें यूज़ होती हैं, जिससे सिल बट्टा, ओखली, मुसल, इन सब का यूज़ करना मानव ने शुरू किया था। और यही समय था जब पशुपालन के संख्या में वृद्धि होती। पशुपालन की शुरुआत तो मध्यपाषाण काल में हुई, लेकिन अब मध्यपाषाण काल में वो भेड़ बकरी का पालन करता था। नवपाषाण काल आते आते गाय बैल का भी पालन करना शुरू करता है। अब अग्नि का उपयोग वो भोजन पकाने में भी करने लगा। इससे पहले वो अग्नि का प्रयोग भोजन पकाने में नहीं करता था। तो अब मानव को स्वादिष्ट भोजन भी मिलना शुरू हो जाता है। अब नवपाषाण काल के अंतिम चरण में मानव ने धातु का उपयोग करना भी शुरू किया। पहली धातु आपने बताया तांबा थी। तांबे और पत्थर के उपयोग से जो हथियार बनाते थे, तो उसी काल को ताम्रपाषाण काल हम लोग कहते हैं। आगे चल के तांबे में वो टीन को मिला के कांसा बनाने लगा। ठीक है, तो पहले तांबे का उपयोग किया, फिर कांसे का,
और 1000 ईस्वी तक आते आते मानव ने लोहे का उपयोग करना भी शुरू किया। तो नवपाषाण काल में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। तो अंग्रेज वैज्ञानिक जो थे गार्डन चाइल्ड नवपाषाण संस्कृति को नवपाषाण काल की क्रांति का नाम दिया है। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। आप जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगले वीडियो में नवपाषाण काल की कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संस्कृतियां हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।